भूतपूर्व राष्ट्रपति भारत सरकार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, कई देशों में एम्बेसडर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, सारी उम्र जो करते रहे। और हैरानगी की बात है कि जिन लोगों के द्वारा ये आगे आए उसको राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस बोला जाता है। पूरा जीवन वो कांग्रेस को इतना बुद्धू बनाते रहे और देश को इतना बुद्धू बनाते रहे कि कुछ भी उनको नजर नहीं आया। ये तो अपने काले कारनामों के लिए बहुत पहले से ही लोगों के ध्यान में आ गए थे, परंतु कांग्रेस को शायद फर्क नहीं पड़ता कि इस देश के अंदर गद्दारों का साथ देना है या उनके साथ खड़े होना है। अब तो इस हद तक भी वो चले जा चुके हैं। 2 दिन पहले 3 दिन पहले इस उपराष्ट्रपति का, भूतपूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का ये बोलना धार्मिक कट्टरवाद और आक्रामक राष्ट्रवाद जैसी 2 महामारियां कोरोना से पहले भी थीं, और इस कोरोना से वो बड़ी महामारियां थीं। धार्मिक कट्टरवाद तो बड़ा स्पष्ट है कि किन लोगों के द्वारा इस देश के अंदर चल रहा है। यहाँ का पुत्र रूप समाज, हिंदू समाज, सदियों से वो धार्मिक कट्टरता को जानता ही नहीं है। उसके जीवन में, दिनचर्या में कहीं वो है ही नहीं, विचार में नहीं, व्यवहार में नहीं, शास्त्रों में नहीं, ग्रंथों में नहीं, उपदेशों में नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुदेव कुटुम्बकम, ऐसी 20 बातें जो पैदा होने वाले बच्चों को अपने परिवार में सुनने को मिलती हैं। माँ बोलती है नहीं, चींटी को मारना नहीं है, और वहां कुछ चींटियां हैं, वहां पर ये कुछ दे के आओ उनको। पशु पक्षी को खिला के खाने की आज्ञा देने वाली संस्कृति, भारतीय संस्कृति, इसमें तो धार्मिक कट्टरता ढूंढना मतलब भी कोई नहीं है। 3300 करोड़ देवता, जो जिसका जहां चाहे वहां जाए, जाए ना जाए। यहाँ तो नास्तिक भी हमारे लिए अधार्मिक नहीं है। ऐसा विशाल हृदय वाला, विशाल विचार वाला समाज तो धार्मिक कट्टरवादी हो नहीं सकता। तो धार्मिक कट्टरवाद पर एक बात तो उन्होंने सच बोली, वो उन्हीं पर लागू होता है, उसी कम्युनिटी पर लागू होता है जिनका इस्लाम से शुरू होने से लेकर अभी तक सारे संसार में पहला शस्त्र तलवार है। तलवार एक सिंबॉलिक बात है, यानी वो शक्ति के द्वारा ही और मार काट के द्वारा ही, नरसंहार के द्वारा ही, और फिर ये शांति प्रिय धर्म है, ऐसा कहना अजीब सा लगता है। ये एक पॉलिटिकल कैंपेन है, अभियान है, राजनीतिक अभियान। इस्लाम एक राजनीतिक अभियान है, ये धर्म नहीं है। क्योंकि कोई भी धर्म किसी को मारने काटने की बात नहीं बोलता भाई। काफिर किसी को नहीं बोला जाता, और काफिर को जीने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा कोई नहीं बोलता। दुनिया का कोई धर्म ऐसा बोल ही नहीं सकता, पर ये बोलते हैं। इसलिए ये धर्म कहाँ हो गया भाई? तो धार्मिक कट्टरवाद है ये। हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति 2 बार रहे भारत के, ये अब बोल रहे हैं, और आक्रामक राष्ट्रवाद यहां का उनको खराब लगने लगा है। अरे ये बहुत पहले होना चाहिए था, ताकि विधर्मी, विदेशी जिस तरीके से हमने आने दिए अपने स्वभाव के अनुसार, अपने विशाल हृदय के अनुसार, अब अपने मानवता के बहुत उच्च कोटि के जीवन मूल्यों को सामने रखते हुए हमने आने वाले को ये कहा कि ये मेहमान है। मेहमान भगवान का रूप होता है। भटका हुआ है, परेशान है, एक इनकी नाव
अरब से जब मारकाट हो रही थी तो एक नाव इनकी केरल के समुद्र के किनारे लगती है, और वहां पर आने के बाद वहां का राजा, दुनिया की पहली मस्जिद बना के देने वाला, वो हिंदू राजा था भाई। इतना विशाल हृदय का समाज, उसने तो एक मस्जिद बना के दी, बाद में 2 लाख मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाने और इस प्रकार के कुकृत्य करना, यहाँ के बहुत बड़े बड़े वाचनालयों को, पुस्तकालयों को जलाना, यहाँ मंदिर मूर्तियां तोड़ना, यहाँ तहस नहस करना, धर्म परावर्तन करना, और जो तलवार से नहीं मानेगा तो उसको उस जनसंख्या के आधार पर, ऐसे अलग अलग तरीकों से एक ही लक्ष्य है, सारी दुनिया को इस्लामाइज करना। यानी पॉलिटिकल क्यों है ये? सारी दुनिया में राज होगा किसका? इस्लाम का राज होगा, तो मतलब पॉलिटिकल है। एक ही लक्ष्य है कि सारी दुनिया के अंदर शासन होगा तो इस्लाम का होगा। अब वो कौन सा इस्लाम है जिसको ये बोलते हैं कि बड़ा शांति प्रिय है हमारा? कहीं से भी शांति प्रिय नहीं है, कभी भी नहीं था। पर हम समझते थे कि भारत में रहने वाले लोग यहीं के परिवर्तित लोग हैं, एक पाकिस्तान बन गया है, और अब कम से कम ये लोग इस भारत माँ के सपूत बन करके अपने आप को धन्य मानेंगे कि हमें ऐसी दुनिया के अंदर ऐसा एक देश मिला है, भूमि मिली है। इन्होंने हमारे साथ कोई अन्याय नहीं किया। हम कुछ भी करते हैं, और क्या नहीं किया इन लोगों ने अत्याचार। अरे गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों को दीवारों के अंदर चुनवाने वाले औरंगजेब, अरे 14 मन जंजू उतार करके रोटी खाने का संकल्प लेके कसम खाने वाले औरंगजेब, एक औरंगजेब नहीं, भरे पड़े हैं। ऐसे तैमूर लंग, ऐसे चंगेज खान, ऐसे गजनी, ऐसे गौरी भरे पड़े हैं। तो भी जब इनको लगा कि सब कुछ करने के बाद भी पूरे देश को, 55 राष्ट्रों को, देशों को मुसलमान बनाने के बाद हिंदुस्तान को, पूरे देश को हम मुसलमान नहीं बना सके, तो एक पाकिस्तान बना के और 3 पाकिस्तान लेने के षड्यंत्र शुरू हो गए। उन्हीं षड्यंत्रों में शामिल है ये हमारा उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। मैंने आपसे कहा था कि जब ये ईरान में एम्बेसडर थे, तो सुनिए जरा इसका वहां का कारनामा। भारत से एक संजीव कपूर रॉ के एम्प्लॉय, रॉ जो हमारी इंटेलिजेंस बॉडी है यहाँ की, उसके एक एम्प्लॉय वहां जाते हैं, और जल्दी ही कुछ दिनों के अंदर ही उनको ईरान की पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी, ईरान सरकार वो उनको उठा लेती है, वहां से उठा के ले जाती है, और पता नहीं चलता। और जबकि ऐसा नहीं होता कि भारत की एम्बेसी को ना पता हो। वहां श्रीमान जी ये बैठे हुए हैं। जब कुछ दूसरे साथियों ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे हमारे वो साथी आए थे, वो गायब हो गए हैं, कहाँ गए हैं, क्या हुआ है, पता करिए। और इनको सब पता था, सब पता था इनको। और इन्होंने जवाब क्या दिया वहां के अपने एम्प्लॉय साथियों को, सबॉर्डिनेट्स को, कि हाँ मैं भी पता कर रहा हूं, आप भी करिए, पता नहीं क्या बात है, कहां गए हैं। और भारत सरकार को 4 दिन के बाद वो रिपोर्ट करते हैं, श्रीमान जी क्या रिपोर्ट करते हैं कि आपने वो जो संजीव कपूर रॉ के ऑफिसर यहां भेजे थे, वो तो यहाँ की सरकार ने उनको पकड़ लिया है। क्यों पकड़ लिया है? कारण क्या दिया? ईरान की एक लड़की के साथ उनके संबंध बन गए थे, और 3-4 दिन में उनके संबंध भी बन गए, और उस कारण से ये सरकार इन मामलों में बड़ी सेंसिटिव है।
और वो पकड़ के ले गए हैं, पता भी नहीं चल रहा कौन लेके गया है उनको, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो पकड़े गए हैं। इस संजीव कपूर नाम के ऑफिसर को बदनामी का टैग लगा के भारत को रिपोर्ट करने वाला ये गद्दार, ये दुष्ट, ये नीच, इसको जरा भी शर्म नहीं आई कि मैं जिस भारत का खाता हूं, ये एम्बेसडर हामिद अंसारी ईरान सरकार के हाथों बिका हुआ था। आखिर में संजीव कपूर जी का तो जो हुआ सो हुआ, बहुत बुरी तरह से मार मार के, पीट पीट के, अधमरा करके जैसे उसको डिपोर्ट किया गया। और ये आरोप लगाने का मतलब होता है कि वो जॉब से भी पूरी तरह से उसको फ्री कर दिया जाएगा। कोई भी देश ये कलंक नहीं सहन करता कि जाते ही इसने डबल गेम खेलनी शुरू कर दी, चाहते ही वहाँ की लड़की के हाथों ये शिकार हो गया। ऐसा एक तो संजीव कपूर के साथ तो जो हुआ सो हुआ। एक और किस्सा, हालांकि ये सारे के सारा समाज, चूंकि ऐसा कहना ठीक नहीं है, इससे वो इस घटना से सामने आ जाएगी बात। हमीद नाम का ही एक इसका एम्प्लॉय, 4th क्लास एम्प्लॉय, उसके लिए कोशिश की ईरान सरकार ने कि उसको वो अपने हाथों में ले सके। उसकी आत्मा नहीं मानी होगी, उसका ज़मीर नहीं बिका होगा, उसने मना कर दिया। और ये श्रीमान जी अपने एम्बेसडर, उस 4th क्लास एम्प्लॉय हमीद को ये बोल रहे हैं, भाई क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे पर क्या कोई शक करेगा, तुम कर लो, तुम्हें यहां भी पैसा मिलेगा, और पैसा कमाना हमारा काम होना चाहिए, हमको क्या लेना है देश से। इस तरह की बातें सुन करके वो राष्ट्रवादी हमीद बड़े आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन वो किसी भी तरीके से नहीं माना। नहीं, मैं ऐसी गद्दारी नहीं कर सकता। मैं जिस देश का अन्न खा रहा हूं, मैं जिस थाली में खा रहा हूं, उस थाली में छेद नहीं कर सकता। मैं इस प्रकार का पाप नहीं कर सकता। आखिर में उसको भी कलंकित करके, टैग लगा के, आरोप लगा के, चूंकि वो कह रहा था, ये श्रीमान उपराष्ट्रपति, ये एम्बेसडर, ये बोल रहा था कि तुम ऐसे भी नौकरी से जाओगे, फिर मैं जो कह रहा हूं तुम नहीं करोगे, तो यही टैग लगा के उसको भी भारत भेज दिया गया। ये इसने कहा, इसने क्या बोला कि ये भी ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी सबाग के संपर्क में था, इसलिए मैंने भेज दिया है। मतलब टैग लगा के, ताकि इसको भी नौकरी से खत्म कर दिया जाए। ये घटनाएं जब यहाँ के साथी आते हैं, बताते हैं, तो कई बार कोई भी सरकार सोचती है, क्योंकि उनका ये तो शक जा ही नहीं सकता कि उनका एम्बेसडर, भारत सरकार को रिप्रेजेंट करने वाला प्रतिनिधि जो है, वो भारत सरकार के साथ गद्दारी कर रहा है। ये तो कोई नहीं सोच सकता ना। उन्होंने आए, बोले, सरकार कांग्रेस की थी, किसी ने सुनना नहीं था, कांग्रेस का वो चहेता था, कांग्रेस का वो मोहरा था, कांग्रेस ने उसके कंधों पर तलवार बंदूक रख के कई और कारनामे करने थे। उनकी लंबी प्लानिंग थी, वहां से आने के बाद उसको उपराष्ट्रपति बनाना है। ये उपराष्ट्रपति बनने के पहले की घटना है। और इतना ही नहीं, इस बीच में आप देखेंगे, अगर ईरान के सारे किस्से को पढ़ना है तो एनके सूद जो वहां पर रॉ ऑफिसर थे, जो वहां गए और वो इंडिपेंडेंट अलग से इसको भी बिना बताए कुछ और तरीके से वहां पर रहे, उन्होंने जब खोज निकाला कि ये तो अपना ही सिक्का खोटा है,
ये अपना ही सपूत कपूत बना हुआ है। उसने अपनी रिपोर्ट भी दी, बुक छप चुकी है इसकी, वो रिपोर्ट भी कांग्रेस ने। ये किस आत्मा के लोग हैं कांग्रेसी लोग भाई? वो सारी रिपोर्ट्स भी और उन लोगों का जो वहां से आए थे उनका कहना और कई तरह से इनपुट मिल रहे थे। इजराइल से भी इनको इनपुट मिला कि आपका ये व्यक्ति हामिद अंसारी आपके देश के साथ डबल गेम खेल रहा है। ये बहुत रिलीजियस फैनेटिक आदमी है, धार्मिक कट्टरवाद का शिकार है, लेकिन कांग्रेस को तो उसके लिए तो ये बातें, जिस नेहरू ने जम्मू कश्मीर को बेच दिया, जिस नेहरू ने सोमनाथ का मंदिर बन गया है, राष्ट्रपति को जाने से रोक दिया, जिस नेहरू ने सेक्युलरिज्म के नाम पर, सेक्युलर शब्द हालांकि बाद में जुड़ा लेकिन वो अपने आप को प्रगतिशील कहता था, उसने जितने पाप किए हैं वो तो एक एक करके मैं आपके सामने ला ही रहा हूं, लाता रहूंगा। लेकिन अभी ये हामिद अंसारी ये श्रीमान जी वहां पर जो कुछ भी कर रहे थे, इनकी रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई थी। कुछ तो जो भुक्तभोगी लोग थे उन्होंने सारी बात बताई, किसी पर विश्वास नहीं किया। और मिस्टर यादव हैं एक, उन्होंने एक बुक लिखी है जिसमें ईरान का एक एक किस्सा कहानी और एक एक इंसिडेंट प्रकरण उसके अंदर स्पष्ट लिखा है। आपको जब कभी वो बुक मिल जाए, नेट पे भी अवेलेबल है, वो मिल जाए तो आप पढ़िए। मेरा तो कभी आज केवल इतना ही कहना है, ईरान के ही किस्से इसके सुनाने हों तो 20 एपिसोड बनेंगे। उसके पहले थोड़ा सा हम आए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहां रह करके जब वहां पर धार्मिक कट्टरता पनप रही थी, विकसित हो रही थी, इनके मार्गदर्शन में इस बंदे ने क्या किया भारत के पक्ष में, देश के पक्ष में, उन देशद्रोहियों को दंडित करने के लिए क्या एक्शन लिया। एक्शन तो दूर की बात है, पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे पूरी तरह से आशीर्वाद देने वाला हामिद अंसारी, ये गद्दार, इसके सारे किस्से आपके सामने आएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऐसे कई किस्से हैं जो एक एक प्रकरण आपके सामने रखा जा सकता है। लेकिन आज मेरा केवल ये कहना है कि ऐसे सब अंसारी, ऐसे सब देशद्रोही, क्या मुफ्ती, क्या शेख अब्दुल्ला, क्या फरूक अब्दुल्ला, क्या उमर अब्दुल्ला, क्या ओवैसी, मैं शुरू के नाम नहीं ले रहा आजादी के बाद, जिन्होंने केवल मदरसों की पढ़ाई करके एजुकेशन मिनिस्टर बन गए थे, और मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिन्होंने कम्युनिस्टों को यहाँ की शिक्षा सौंप करके यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देशद्रोहियों को उनका निर्माण करने में उनकी सहायता कर रहे थे। मैं केवल इस बंदे की बात कर रहा हूं कि इस बंदे को कांग्रेस ने पुरस्कृत किया समय समय पर, शुरू से आखिर तक। 2 बार उपराष्ट्रपति केवल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे, केवल एक व्यक्ति। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कद सारी दुनिया के अंदर एक फिलोसोफर के नाते, एक व्यक्ति के नाते, एक स्वतंत्रता सेनानी के नाते, एक स्कॉलर के नाते, किस प्रकार से कितना बड़ा कद था जिसको दूसरी बार मौका मिला। और ये गद्दारी पर गद्दारी, गद्दारी पर गद्दारी करने के बाद कांग्रेस इसको पुरस्कृत कर रही थी, बड़े बड़े अवार्ड दे रही थी,
और दूसरी बार उपराष्ट्रपति पद के लिए भी इसको पुरस्कृत किया जा रहा था। मैं समझता हूं कांग्रेस अपने आप को विचार करे, देखे। आज भी कांग्रेस को देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं है। कम्युनिस्ट भी इसीलिए मर रहे हैं, मामूली सा सांस उनका बचा है, वो भी खत्म हो जाएंगे। देशभक्ति से ना उनको कुछ लेना देना है, ना कांग्रेसियों को लेना देना है। इनके खून में ही देशभक्ति नहीं है। और जो बताया जाता है हमें कि जिन दो लोगों के नाम लिए जाते हैं कि उन्होंने आज़ादी लेके दी हमें, आज़ादी तो ना ये ली है ना मिली है, ये ट्रांसफर ऑफ पावर था। कभी इस विषय पर बात करेंगे तो बहुत सारी बातें आपके सामने आएंगी। सुभाष के साथ नेहरू ने क्या किया, पटेल के साथ क्या किया, अंबेडकर के साथ क्या किया, आयंगर के साथ क्या किया। नेहरू से भी पीछे जाएंगे तो मोतीलाल नेहरू से लेकर के अभी का जो पप्पू है, यहाँ तक अगर पहुँचेंगे तो सारे के सारे कारनामे इतने हैं कि अगले 1000 साल तक भी आने वाली जनरेशन इनको माफ़ नहीं करेगी। लेकिन प्रश्न आज का है, आज का समाज जितना जल्दी इन लोगों से जागृत हो जाए, इन लोगों को पहचान ले, इनको पहचान करके समाज के सामने लाए। हामिद अंसारी के कारनामे तो फिर भी मैं लेकर के आपके सामने आता रहूँगा। ऐसे और भी गुपकार कर भी मैंने आपसे बात की है, जम्मू कश्मीर पर भी मैंने आपसे बात की है, लव जिहाद पर भी मैंने आपसे बात की है, और हामिद अंसारी के ऊपर और लव जिहाद के ऊपर ये लगातार मैं आपके बीच आता रहूँगा इन बातों को लेकर। इसलिए कि आज का समाज, अगर आज नेतृत्व देश का, केंद्रीय नेतृत्व सजग है, सतर्क है, वो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, वो करेंगे। लेकिन नीचे समाज जब तक जागृत नहीं होता, समाज जब तक, फिर सत्ता किसी की भी होगी देख लेंगे, समाज का जागृत होना बहुत ज़रूरी है। उस समाज की जागृति का संकल्प लेकर मैं आया हूँ स्वतंत्रता सेनानियों का जीवन आपके सामने रखने। 1000 साल का संघर्षमयी जो हमारा इतिहास है, उसके अंदर जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी और नाम इतिहास में कहीं नहीं आया, उनको आपके सामने ला रहा हूँ। कुछ देशभक्ति के गीत दे रहा हूँ, कुछ इस तरह के समय समय पर जो करंट टॉपिक्स आते हैं, करंट प्रॉब्लम्स आती हैं, जो देश के साथ जुड़ी हुई हैं, उन सब के लिए आंखें मूंद करके काम नहीं चलेगा। उन सब के लिए हमें क्या है ये कहोगे तो ये बचा भारत, जो बचा भारत है, वृद्ध भारत गया, भारतवर्ष गया, अखंड भारत गया, जो बचा है उसको भी छीनने के लिए विदेशी ताकतें किस प्रकार बगले की तरह नजरें जमाए बैठी हैं। हमें सतर्क होना पड़ेगा। वो एक संकल्प लेकर के मैं आपके बीच में समय समय पर आता रहूँगा। जय भारत।